अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। क्या आपने कभी नोटिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कर्सर जो है वो कभी इस तरह का नज़र आता है या फिर कभी इस तरह का नज़र आता है और कभी कभार ये कर्सर इस तरह का भी नज़र आता है। आखिर ये सारे मुख्तलिफ किस्म के कर्सर्स काम क्या करते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इंट्रो देखें एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। सबसे पहला जो कर्सर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो है डिफ़ॉल्ट कर्सर या फिर सेलेक्ट कर्सर। ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसका पर्पस ये होता है कि आप इससे या तो एक सिंगल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक सिंगल सेल सेलेक्ट किया हुआ है, या फिर आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अब मैंने एक रेंज को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा जो हमारा कर्सर है वो भी सेलेक्ट कर्सर ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंट पर्पस है। वो क्या है कि जब भी आप अपने किसी भी कॉलम के मिडिल के अंदर जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देखें कि ये एक ब्लैक डाउन एरो नज़र आ रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं रो के ऊपर जाता हूँ और आप देखें यहाँ पर रो के ऊपर भी ये जो है वो राइट साइड का एरो दिखा रहा है, और अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें इसने रो को भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं इसकी मदद से मल्टीपल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, तो मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी मैंने क्लिक को रिलीज़ कर दिया तो आप देखें ये मेरे 1 2 3 4 5 कॉलम्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर लेकर आऊंगा, क्लिक करूंगा और अब होल्ड करूंगा अपने क्लिक को और ड्रैग करूंगा माउस को नीचे तक, तो आप देखें कि ये मेरी मल्टीपल रोज़ को भी सेलेक्ट कर रहा है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी मैं सेलेक्ट कर्सर की मदद से रो को सेलेक्ट करूंगा तो वो मेरे डेटा से बाहर भी जाएगी, यानी जहां तक कि वो रो जा रही है, जो उसकी लिमिट है, लास्ट लिमिट, वहां तक वो सेलेक्ट होगी। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम को सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूं नीचे और यहाँ मेरा डेटा ख़त्म हो गया, लेकिन जो मेरी सिलेक्शन है वो नीचे तक जा रही है, 1 मिलियन रोज़ तक जाएगी ये जो मेरी सिलेक्शन है। अच्छा, ये उसी डेटा का एक एक्सट्रैक्ट जो है वो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है आपको सेलेक्ट कर्सर ही समझाने के लिए। टेबल के अंदर भी आपको ये सेलेक्ट कर्सर नज़र आएगा। जैसे आप देखें मैंने यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी के ऊपर मैं लेके गया हूँ, तो अब मेरे पास वही ब्लैक डाउन एरो नज़र आ रहा है जो यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें ये पूरी सिलेक्शन हो गई, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ टेबल के ऊपर ला के सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें कि जहाँ तक डेटा है उसने सिर्फ वहीं तक ही सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से अगर मैं रो के ऊपर भी आता हूँ, आप देखें ये मुझे राइट एरो नज़र आ रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें इसने मेरी सिर्फ जहाँ तक डेटा है वहाँ तक रो सेलेक्ट करिए, पूरी रो सेलेक्ट नहीं करी। टेबल के अंदर एक और स्पेशल कर्सर आपको मिलेगा। अगर आप अपने टेबल की स्टार्ट के बिल्कुल कॉर्नर के साइड के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको लेकर आना, ही देखें ये डायगोनल कर्सर है। अच्छा, जैसे ही मैं इस डायगोनल कर्सर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। ये बहुत काम आता है जब हम फॉर्मूलाज वगैरह लिखेंगे ना, तो वहाँ पर हमें जो है ना वो ये बड़ा हेल्प करेगा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसका तरीका क्या है कि आप जो फर्स्ट आपका जो सेल है टेबल के अंदर, आप उसके कॉर्नर के ऊपर जाएंगे ना तो आपको जो है वो ये इस तरह का डायगोनल कर्सर नज़र आ जाएगा। ये डायगोनल कर्सर जैसे ही आएगा आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ई मास्टर के नाम से पूरा टेबल इसने सेलेक्ट कर लिया। किसी भी कॉलम के या फिर रो के अगर आप बीच में जाएंगे तो आपको एक जो है ना वो कर्सर नज़र आएगा लेफ़्ट राइट एरो का। देखिए यहाँ पर जो लेफ़्ट राइट के ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है और जो टॉप और बॉटम है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये है कॉलम। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ रो के ऊपर तो अब आप देखें मुझे टॉप और डाउन का एरो नज़र आ रहा है, लेफ़्ट राइट का एरो नज़र नहीं आ रहा। ये जो हमारा कर्सर है ये कहलाता है हमारा रीसाइज कर्सर। इसकी मदद से हम कॉलम की जो विड्थ है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अच्छा सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है कॉलम को, आप वैसे भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप कॉलम को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने अभी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और अब मैं इसकी विड्थ को जो है वो कम कर रहा हूँ, तो आप देखें ये कम हो रही है। मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ लेफ़्ट राइट। अब मैं जो है वो राइट साइड पर ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखें इसकी विड्थ जो है वो बढ़ रही है। मल्टीपल कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे अब मैं मल्टीपल कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और अब मैं किसी भी कॉलम के ऊपर अगर सेंटर में लेके जाऊंगा, रीसाइज कर्सर शो होगा। यहाँ से मैं अगर अपने कॉलम की विड्थ को कम करूँगा तो जितने मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं उन सब की विड्थ कम होगी और बराबर हो जाएगी। अब जैसे मैंने देखे और कम कर दिया तो आप देखिए सबकी कम हो गई। मैजिक। अच्छा, अगर मैं इन्हीं सेल्स को सेलेक्ट करके
किसी भी कॉलम के बीच में आके जैसे ही ये मेरा रिसाइज कर्सर आएगा, इस कर्सर को अगर डबल क्लिक करूँगा, लेफ़्ट डबल क्लिक, तो आप देखें कि ये ऑटो फिट हो जाएगा। ये वही काम है कीबोर्ड से जो आप ऑल्ट ओ सी ए करते हैं, ये वही काम है, डबल क्लिक की मदद से भी हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं रोज़ को सेलेक्ट करता हूँ मल्टीपल, और यहाँ पर अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो सारी रोज़ का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जितनी मैंने सेलेक्ट की होंगी। अब इसको वापस से ठीक करने के लिए या ऑटो फिट करने के लिए आप किसी भी रो के ऊपर आके डबल क्लिक अगर करेंगे तो आप देखें कि ये रोज़ जो है ना वो ऑटो फिट हो गई हैं। और इसका जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट ओ आर ए। यहाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। अच्छा, मैं किसी भी सेल को अगर सेलेक्ट करके उसके इस साइड के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए आप मैं ऊपर सेल की जो ऊपर वाली पोजीशन है वहाँ पर सेंटर में आके मैं क्लिक कर रहा हूँ। कॉर्नर्स पे नहीं जाना, सेंटर पे जाना है। तो सेंटर में आके मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें कि ये मेरा 4 साइड एरो नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तब भी नज़र आ रहा है, साइड पे जा रहा हूँ तब भी मुझे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये कहलाता है मेरा मूव कर्सर। इसको अगर मैं पकड़ के ड्रैग करूँगा, जैसे अब मैंने इसको पकड़ लिया लेफ़्ट क्लिक से और अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखें कि ये इसने मूव कर दिया। 1 ऊपर लिखा हुआ था, अब 1 नीचे आ गया। अगर वापस से इसको पकड़ता हूँ और ऊपर लेके जाऊँगा तो अब आप देखें 1 ऊपर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ पूरी, जैसे अब मैंने 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लिया है और अब ये मेरी रेंज है, मैं कहीं पर भी जाऊँगा मुझे ये कर्सर नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करके होल्ड करूँगा और अब ड्रैग करूँगा नीचे, तो आप देखें वो ग्रीन डार्क बॉर्डर मुझे नज़र आ रहा है कि अब मेरी जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ मूव हो जाएगी। और जैसे ही मैं अपने क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो आप देखें कि ये ऊपर से नीचे आ गया। अच्छा, अब मैंने एक नीचे नंबर ऐड किया है 5। अगर अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा, आप देखें मैं इसको नीचे लेकर आ गया 5 के ऊपर, ठीक है। और अब क्या करिएगा, जैसे ही मैं माउस के क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो देखो ये मेरे से पूछ रहा है देयर इज़ ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँगा तो वो 5 को रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो आप देखें इसने 5 को रिप्लेस कर दिया। और अगर मैं वापस से लेकर आता हूँ, कैंसिल करूँगा तो वो मूव नहीं करेगा। इसकी मदद से मैं अपने किसी भी कॉलम को मूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने ग्रॉस सैलरी का कॉलम सेलेक्ट किया है और अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखें कि ये यहाँ पर आ गया कॉलम जे के अंदर। अगर मैं इसको वापस से पकड़ के जो है वो मूव करूँगा तो आप देखें ये ग्रॉस सैलरी आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ जो बेसिकली प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं मूव कर्सर की मदद से, कि मान लो मुझे जो डेजिग्नेशन है उसको डिपार्टमेंट से पहले लेके जाना है। अभी तो ये डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट के बाद है, तो मुझे इसको इससे पहले लेके जाना है। इसको करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा कि मैं डिपार्टमेंट के पास एक कॉलम ऐड करूँगा और फिर डेजिग्नेशन को कंट्रोल X करूँगा और वहाँ कंट्रोल V करूँगा और उसके बाद फिर इस कॉलम को डिलीट करूँगा। लेकिन मूव कर्सर की मदद से मैं कैसे करूँगा, मैं अपने डेजिग्नेशन कॉलम को देखो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैं आया, मूव कर्सर मेरा जो है वो शो हो गया, मैंने क्लिक दबाया, मूव कर्सर मेरा एक्टिवेट हो गया। अब मैं मूव कर रहा हूँ इधर। अच्छा, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो आप देखो कि अभी ये डार्क ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है साइडों पे। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से इसको ड्रैग करते हुए शिफ्ट का बटन होल्ड करूँगा तो आप देखो वो एक लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लेकर आया वो लाइन गायब हो गई, जैसे ही मैं यहाँ लाया एक लाइन नज़र आ रही है, एक लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये रिप्लेस नहीं करेगा, ये इधर इंसर्ट करेगा। अब जैसे ही मैं अपनी जो लेफ़्ट क्लिक है उसको रिलीज़ करूँगा तो आप देखें डेजिग्नेशन जो है वो मेरा उठ के यहाँ आ गया और डिपार्टमेंट जो है वो मेरा आगे चला गया। अच्छा, वापस से डेजिग्नेशन को डिपार्टमेंट के बाद ले जाने के लिए मैं वापस से कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आऊँगा, मेरा मूव कर्सर शो होगा, क्लिक करूँगा ताकि मूव कर्सर एक्टिवेट हो जाए। इसको मैं आगे लेके जाऊँगा तो ये रिप्लेस कर देगा ऐसे ही, तो मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा और अब अगर मैं लेके जाऊँगा तो अब देखिए लाइन नज़र आ गई है। और इस लाइन के ऊपर जब मैं क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो आप देखिए डेजिग्नेशन वापस से आगे आ गया और डिपार्टमेंट वापस से पीछे चला गया। एक और कर्सर है हमारे पास जिसका नाम है फिल हैंडल। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ और कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो नीचे मुझे डॉट नज़र आ रहा है, छोटा सा बिल्कुल डॉट एक नज़र आ रहा है मुझे सेल के राइट साइड पे बॉटम पे अगर आप देखें तो मुझे एक डॉट नज़र आ रहा है। इस डॉट के ऊपर जब मैं अपने माउस को लेके जाऊँगा तो ये एक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्लस साइन का कर्सर है ये हमारा कहलाता है फिल कर्सर। इसका नाम फिल क्यों है, क्योंकि ये फिल करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने इसको लेफ़्ट क्लिक को दबाया है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ माउस को नीचे, तो आप देखें कि ये ड्रैग हो रहा है। और जब मैं अपने माउस को रिलीज़ करूँगा तो आप देखें कि इसने 1 को नीचे कर दिया। अच्छा, इसके साथ मेरे पास एक ऑटो फिल ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से फिल सीरीज़ का बटन दबाऊँगा तो आप देखें उसने पूरी सीरीज़ जनरेट कर दी मुझे 1 2 3 4 5, तो इसने फिल कर दिया।
मैं और एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो वापस से यहाँ से पकड़ूंगा माउस को, आप देखें यहाँ पर डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ मैं माउस लेके गया, ये मैंने फिल हैंडल एक्टिवेट किया, यानी लेफ़्ट माउस क्लिक को अभी मैंने होल्ड करके रखा है, ड्रैग कर रहा हूँ और ये यहाँ पे नीचे देखें 12 आ गया लिखा हुआ। अच्छा, 7 वाले सेल के अंदर अगर मैं मंथ लिखता हूँ JAN, कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करूँगा और अब आप देखें अगर मैं इसी फिल हैंडल को वापस से पकड़ के नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखें आपको छोटी सी टूल टिप नज़र आ रही है, अप्रैल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे तक लेकर आता हूँ, देखिए फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको दिसंबर तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप देखिए इसने मंथ की पूरी सीरीज़ बना दी। अच्छा, ये जो मंथ पे भी चलेगा, डे पे भी चलेगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे अगर आप लिखते हैं तो उसमें भी चलेगा, फुल डे में भी चलेगा और जो शॉर्ट डेज होते हैं जैसे संडे या SUN फॉर संडे या MON फॉर मंडे, उस पर भी चलेगा ये। अच्छा, फिल हैंडल के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मैंने जनवरी को सेलेक्ट किया है, अब मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल के पास यहाँ डेटा मौजूद है। और अगर मैं इस फिल हैंडल को डबल क्लिक करता हूँ, अब मैंने अपने माउस से लेफ़्ट डबल क्लिक करूँगा, ये मैंने डबल क्लिक किया, आप देखें इसने खुद ही रेंज पूरी कर दी क्योंकि यहाँ पर इसको डेटा मिला हुआ है, लेफ़्ट साइड पे डेटा मौजूद है तो उसको पता है कि मुझे कहाँ तक लेके जाना है। अगर आपके डेटा के अंदर कोई उसको हेल्पिंग कॉलम नहीं मिल रहा, जैसे लेफ़्ट साइड पे मैंने अभी सीरियल नंबर लिखा है, तो फिर आपको मैनुअली ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आपके पास हेल्पिंग कॉलम है तो आप सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो भी जो है वो फिल ऑटोमेटिकली कर देगा उसको। ये जो फिल हैंडल है ये हम आगे भी जाके सीखेंगे क्योंकि इससे हम बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कर्सर्स होते हैं, जैसे जब हम शेप्स के अंदर जाएंगे तो हमें कुछ और टाइप के कर्सर भी नजर आएंगे। वो जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक समझाता जाऊंगा उसी वक्त उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इन कर्सर्स के बारे में मैंने सोचा कि अलग से डेडिकेटेड वीडियोस होनी चाहिए। तो ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।